उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पास ही के गांव में एक गन्ने के खेत के अंदर से एक ग्रामीण व्यक्ति जब निकल रहा था उसके साइड में से, तो उसे बहुत तेज बदबू आने लगती है। अब इसके बाद वह इधर उधर देखने लगता है कि कहीं कोई जानवर तो नहीं है, लेकिन जैसे वो उस गन्ने के खेत के अंदर जाकर जांच पड़ताल करता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वह फौरन से पुलिस को वहां पर बुला लेता है और ग्रामीणों को चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर बुला लेता है। दरअसल यहाँ पर एक इंसान पड़ा हुआ था जिस इंसान को इस दुनिया से विदा कर दिया गया था। अब यहाँ पर जब पुलिस आती है और ग्रामीण लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पर जो इंसान था उसका पिता भी आ जाता है, और जब अपने बेटे को इस हालत में देखता है तो उसके बाद कहने लगता है कि देखने से लग रहा है कि किसी जानवर ने इसे इस दुनिया से विदा कर दिया है और यह तो ऐसा ही काम दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और जब यहाँ पर रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जानवर का कोई काम नहीं है, ये तो इसको किसी ने दुनिया से विदा किया है। यहाँ पर ये अब जांच पड़ताल चली रही थी कि कौन ऐसा है, क्योंकि ये लड़का किसी से ना तो कोई दुश्मनी रखा करता था और ना ही किसी से ऐसी वैसी उसकी कोई बात थी। अब ये बात चलते चलते 2 दिन बाद अचानक से उस थाने के अंदर उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, पत्नी थाने के अंदर जाती है और वहां पर जाकर कहने लगती है कि साहब, मुझे लगता है कि इन सबके पीछे मेरे ससुर जी का हाथ है। यह बात सुनकर पुलिस वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, एक पिता अपने बेटे को इस दुनिया से कैसे विदा कर सकता है। कौन था वह ससुर और क्या सच में ही ऐसा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पास ही के गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक पिता है जिसका नाम सुभाष होता है, एक उसका बेटा है जिसका नाम है गौरव। परिवार के अंदर केवल ये 2 ही जन हैं। यहाँ पर सुभाष का एक छोटा बेटा भी होता है, लेकिन वो किसी कारण से इस दुनिया को पहले ही छोड़कर जा चुका है। सुभाष, जिसकी उम्र 60 साल है, और उसका जो बेटा है वह शादी के योग्य हो गया है। यहाँ पर जो सुभाष होता है वह अपने बेटे के लिए इधर उधर लड़की ढूंढता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। दरअसल सुभाष की एक स्पेशल डिमांड थी कि उसे लड़की बेहद ही खूबसूरत चाहिए जिससे वह अपने बेटे की शादी करे, क्योंकि उसे घर के अंदर अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए थे। इसी वजह से वो कहने लगता है कि मुझे ना बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए जिससे मेरे बेटे की शादी होगी। इसके बाद ढूंढने से उसकी तलाश एक लड़की पर जाकर खत्म हो जाती है, जिस लड़की का नाम होता है कविता। कविता, जैसे ही सुभाष कविता को देखता है तो देखते उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेता है, और उसके बाद यहाँ पर दोनों परिवार मिलकर शादी की बात तय कर लेते हैं। यहाँ पर परिवारों के जरिए शादी की तारीख निकाली जाती है और उसी तारीख पर धूमधाम से इनके बेटे गौरव और साथ में ये जो कविता थी, इन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद जो कविता है वो दुल्हन बनकर घर के अंदर आ जाती है, और जब कविता इस घर के अंदर दुल्हन बनकर आती है तो उसके बाद यहाँ पर जो सुभाष है वह घर में अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा देखो, अब घर के अंदर तुम्हारी शादी हो चुकी है, तेरी पत्नी भी आ चुकी है, तो वैसा कर कुछ कमाने के लिए देख ले। जबकि इनके पास कुछ पुश्तैनी जमीन है, लेकिन पिता अपने बेटे से कमाने के लिए बोल देता है, और उसके बाद यहाँ पर जो बेटा होता है उसे भी ये बात ठीक लगती है, और इसी वजह से वो शहर में जाकर नौकरी करने लगता है। शहर थोड़ा दूर था जहाँ पे वो नौकरी कर रहा था, और वहाँ पर आने में काफ़ी टाइम लगा करता था, तो इसी वजह से वह वहीं पर रहने लगता है और वहाँ पर नौकरी किया करता है, और हफ्ते में एक बार आकर अपने घर पर रहा करता है। अब इसी दौरान यहाँ पर जो उसका पिता होता है सुभाष, वह अब खेतों में जाया करता, काम किया करता, और एक रात की बात होती है जब वह खेतों से आता है तो उसके पैरों में दर्द होने लगता है, और वह शाम के समय जब आराम कर रहा था तो अपनी बहू को बुलाता है और कहने लगता है कि बहू, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ी सी मालिश कर दो। इसके बाद जो बहू कविता होती है वह भी अंदर आती है, और वो बड़ी आज्ञाकारी थी, यानी कि वह अपने ससुर का कहा भी माना करती थी, और साथ में अपने पति की भी किसी भी इच्छा को ऐसे ही नहीं छोड़ा करती थी, सभी को पूरा किया करती थी। तो इसके बाद जो बहू होती है वो आज्ञाकारी पने के हिसाब से ही अपने ससुर के पैर दबाने लगती है, और उसके बाद यहाँ पर जो ससुर होता है वो उससे कुछ ऐसा कह देता है कि जिसके बाद इन दोनों के अवैध प्रेम प्रसंग चलने लगते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग चलने लगते हैं, और बहू भी मजबूरन इस बात के लिए हामी भर लेती है। अब ये सिलसिला रोज रोज का होने लगता है, और यहाँ पर दोनों के दोनों इसी तरह से रहने लगते हैं। घर की बात घर में रहती है, किसी को इस बात के बारे में कानों कान खबर नहीं होती है, और तभी यहाँ पर ये बात न जाने कहां से उसके बेटे गौरव को पता चल जाती है। अब जैसे ये बात गौरव को पता चलती है तो उसके बाद वह अपने पिता से चिल्लाने लगता है, उसे धमकाने लगता है, और कहता है कि पिताजी, आप ऐसा कर भी कैसे सकते हो, क्योंकि हुआ ये था कि एक दिन जो बेटा होता है वह बीच में ही छुट्टी लेकर आ गया था, क्योंकि अगले दिन की छुट्टी होने वाली थी, और यहाँ पर इस बारे में उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया था। लेकिन जैसी रात के समय
वो घर आता है और घर आने के बाद अपने पिता और पत्नी को जब इस हालत में देख लेता है तो उसके बाद उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है और वह अपने पिता को खूब खरी खोटी सुनाने लगता है। यहाँ पर वह अपनी पत्नी को भी खरी खोटी सुनाता है, लेकिन उसकी पत्नी साफ साफ बोल देती है कि पिताजी मुझसे ऐसे ऐसे कह रहे थे कि अगर तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करोगी तो उसके बाद देख लेना मैं किसी और के साथ ये सब कुछ करूंगा और वहां पर अपनी प्रॉपर्टी को उसके नाम करा दूंगा। अब देख लो, तुम्हें अगर प्रॉपर्टी बचानी है तो तुम ये बेशक से कर सकती हो। यहाँ पर जो बेटा होता है वह अपनी पत्नी की बात तो समझ जाता है, लेकिन अपने पिता पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने पिता होकर यह सब कुछ उसकी पत्नी के साथ किया है। यहाँ पर वह अपने पिता को खरी खोटी बातें सुनाने लगता है, कहने लगता है कि तुम पिता के नाम पर कलंक हो और तुम जैसा पिता होने से तो तुम पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते तो ही अच्छा रहता, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है जिसके बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकता। अब ये बातें घर के अंदर होती हैं, किसी को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होती है और यहीं पर इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे अब समय आ जाता है 12 तारीख नवंबर की जो होती है। उसी दिन यहाँ पर जो पिता होता है वह अपने बेटे को खेतों पर काम करने के लिए बुलाता है और यहाँ पर जो बेटा होता है वह खेतों पर काम करने के लिए भी चला जाता है और वहां पर पिता एक अलग ही माहौल तैयार करके बैठा हुआ था। उसने एक तमंचा ले रखा था और जाते बेटे पर वो एकदम से अटैक कर देता है, लेकिन बेटा जैसे तैसे उस तमंचे के हमले से तो बच जाता है। लेकिन उसके बाद जो पिता होता है खेतों में काम करने वाला औजार उठाकर उस पर ताबड़तोड़ वार कर देता है और अपने बेटे को इस दुनिया से विदा कर देता है। उसके बाद वह बेटे को उसी खेत के अंदर छोड़कर वहां से अपने घर जाता है और घर जाकर ऐसा दिखाता है कि वो तो काफी देर पहले खेतों से आ गया है और आकर अपनी बहू से पूछने लगता है कि बहू मेरा बेटा नहीं आया क्या? तो यहाँ पर बहू कहती है कि नहीं पिताजी वो तो नहीं आए हैं। इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे शाम हो जाती है और जब शाम तक भी बेटा घर नहीं लौटता है तो यहाँ पर पिता अपने बेटे को ढूंढने की इधर उधर कोशिश करते हैं और चारों तरफ इस बात के बारे में चर्चा करते हैं कि मेरा बेटा घर नहीं आया है। अपनी सभी रिश्तेदारों में वो फोन करके इस बात को पता करते हैं, लेकिन कहीं से भी बेटे का कोई अता पता नहीं मिलता है। इसके बाद जब गांव वाले ये बात देखते हैं तो कहने लगते हैं कि हो सकता है कहीं पर चला गया हो और बताने का टाइम नहीं मिला हो, तो कुछ दिन वेट कर लो, उसके बाद पता देना। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं ढूंढते ढूंढते और जब 14 तारीख आ जाती है नवंबर की तो उसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है वह पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए जाता है। यहाँ पर जाकर वह खुद ही पुलिस में दर्ज करवाता है कंप्लेंट और जब पुलिस वाले ये बात की जांच पड़ताल करने में लग जाते हैं तो यहाँ पर अगले ही दिन ये खबर आ जाती है कि गांव के अंदर एक गन्ने के खेत से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है और इसके बाद यहाँ पर पुलिस वाले भी जाते हैं। अब वहां पर उसका पिता भी होता है गौरव का, और जब यहाँ पर पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि आपको किसी पर शक है तो यहाँ पर पिता कहने लगता है सुभाष कि मुझे तो किसी पर शक नहीं है और देखने से लग रहा है कि इसे किसी जानवर ने इस दुनिया से विदा किया है। हालांकि जो शरीर था उसकी भी हालत ऐसी ही थी, लेकिन पुलिस वाले अपनी जांच को बिल्कुल भी हल्का नहीं छोड़ते हैं और वहीं से वह उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। हालांकि पिता तो मना भी कर रहा था कि नहीं बेटे का पोस्टमार्टम मत करो, ये बहुत ही गलत रहेगा, लेकिन फिर भी जो पुलिस वाले हैं वो अपनी कार्रवाई करते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर यह बात जब पत्नी को पता चलती है तो पत्नी भी फूट फूट कर रोने लगती है और इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने की राह देखने लगते हैं। धीरे धीरे 1-2 दिन बीतते हैं और 1-2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो यह भी पता चल जाता है कि ये किसी जानवर का हमला नहीं था, ये तो किसी इंसान का हमला था जिसकी वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। और यहाँ पर ऐसा दर्शाया गया था कि ताकि लगे कि ये जानवर का हमला है। यहाँ पर जब पुलिस वाले ये बात देखते हैं तो बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और इधर उधर जांच पड़ताल करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो गौरव की पत्नी होती है कविता, वह एकदम से पुलिस थाने में जाती है और पुलिस वालों को कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि सबके पीछे मेरे ससुर जी का हाथ है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तो यहाँ पर जो कविता होती है वो पूरी कहानी को बयां कर देती है और पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं तो यहाँ पर गौरव के पिता को अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब वो शक्ति से पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर वो पूरी हकीकत बयां कर देता है और बताता है कि मेरे बेटे को ये पता चल गया था कि मैं और उसकी पत्नी अवैध प्रेम प्रसंगों में है और उसके बाद उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। वो हर रोज मुझे ताना दिया करता और बड़ी गंदी निगाहों से मुझे देखा करता और मुझसे बार बार लड़ाई किया करता था। उसके बाद जब उसे पता चल जाता तो वह घर पर भी रहने लगता है और मैं और उसकी पत्नी एक साथ नहीं रह पाते हैं। इसी वजह से मैंने इस दुनिया से उसे विदा कर दिया। अब यहाँ पर पुलिस वाले जो जांच पड़ताल करते हैं तो उसमें पत्नी का कोई भी फॉल्ट नहीं होता है। ये
सब कुछ तो उसके पिता ने किया था, तो इसी वजह से पिता को आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ऐसा देश के अंदर हो जाता है जिसे सुनने के बाद विश्वास उठ जाता है सभी रिश्तों से, क्योंकि वो तो पिता था जिसने पाल पोस कर उसे बड़ा किया था, फिर भी अपने बेटे के साथ कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।